पोजीशन लीडर जो है वो अब लीड कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। अब इस वक्त सूरत हाल जो है वो ख़ासी मुख्तलिफ है कि अब बल्दियाती इलेक्शन की जो तैयारी है वो अगले आने वाले आम इंतखाबात की तैयारी का पेश ख़ैमा भी होता है। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। बाजवा साहब, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की क्या तैयारी है? पहले तो दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन दो तरह की चीज़ों के हवाले से एक तो क्लैरिटी हो कि अपोजिशन लीडर जो है वो अब लीड कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं। वो बात हो रही है कि जी वज़ीर आज़म के लिए होंगे तो सब सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कहा जी कि फ़ाइनल फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। कि ये जो इख्तलाफ 2-4 दिन के बाद फिर ऐसी कुछ 2-4 बातों में आ जाता है, इसके बारे में बताइए। दूसरा, अब पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या सोच रही है? जब वहाँ से तो आपने जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट कर लिया है, दूसरे मरहले में क्या आप बल्दियाती इलेक्शन का वहाँ और फिर पंजाब में तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात यह है कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो लोग ये कहते थे कि नून में से मीम निकलेगी, नून में से शीन निकलेगी, ये सब उनकी गलतफहमी है और ये वो अपने आप को झूठी तसल्लियां देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे जो उन्होंने किया, उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इनका प्रेसिडेंट बनाया जी। ये नवाज आएंगी या शहबाज शरीफ साहब आएंगे, पार्टी के अंदर किसी किस्म की नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत पार्टी के इजलास में किया जाएगा और जिसका भी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे वो हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होगा इंशाल्लाह। इसमें कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आता हूं पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मतलब। मैं ये समझता हूं कि इमरान न्याजी साहब ने जब पंजाब के इलेक्टेड इदारों को जो जिनकी मुद्दत है, ये कह रहे हैं अब इन्होंने इनको अदालतों ने बहाल किया, लेकिन 1 साल तक इन्होंने कोई चार्ज नहीं लेने दिया। अब उन्होंने चार्ज लिया तो साथ ही इन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, एक नया नोटिफिकेशन गवर्नर ऑफ पंजाब के सीए से जारी कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो उन लोगों का हक है जिन लोगों को 4 साल की मुद्दत जी हाँ, बिल्कुल काम करने दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं और उनकी पिटीशन भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं ये समझता हूं कि ये उन लोगों का राइट है जिन्होंने वहां और उनका बाजवा साहब से हम बात करते हैं। मेरे सिग्नल्स का कोई इशू आ रहा है, उनकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है, हम भी नहीं सुन पा रहे हैं, हमारा पैनल भी, और लोगों के तक भी। दोबारा से हम रब्ता करते हैं बाजवा साहब आपसे। उस्मान सईद बसरा साहब, एक तो जाने क्रेडिट बहरहाल जाता है, आपने पूरा रीवैम्प किया है पंजाब के अंदर भी और वहाँ पर भी बल्दियाती, जो आप कह रहे थे कि क्रेडिट, हम क्रेडिट बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब सर एक मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को एक चुटकी में आपने घर भी भेज दिया था। ये भी डिक्टेटरशिप वाला एक अमल है जो आप लोगों ने किया, इसको भी बहरहाल आपके ही सर सेहरा जाता है कि एक जानिब आप डिक्टेटरशिप का रवैया अपनाते हैं, दूसरी जानिब आप पूरे उस निज़ाम को रीवैम्प करने का सेहरा लेते हैं। तो अब बल्दियाती इंतखाबात पंजाब को, क्या आप खुद पंजाब में जिम्मेदारी भी आपकी जमाती तौर पर है सर, यहाँ तो आपके लिए मज़ीद टफ है, यहाँ पर किस तरह से आप करेंगे? अब यहाँ पर आपके इत्तेहादी तो आपके निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अपने इलेक्शन है, आपका अपना इलेक्शन है, तो यहाँ कैसी तैयारी है अब आपकी? देखिए मुदस्सर, मैं जिस आदमी का मुकल्लद हूँ सियासत के अंदर, जिसका नाम इमरान खान है, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बिल्कुल अलग से उसकी मिसाल, कोई उसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती। वो एक बहादुर आदमी है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का, वो एक साफ आदमी है।
उसने अपने ख़ानदान को नहीं नवाजा है। उसने अपनी मेहनत से 22-23 साल में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर तक की मकबूल तरीन सियासी जमात बनाया है। अब मुझे देखिए कि अभी जब मैं और आप यहाँ टेलीविजन पे बहस कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून जो है वो आखिरी नंबर पे, आखिरी से एक नंबर इनका ऊपर है, यानी कि केपीके के अंदर 3 सीटें इन्होंने ली हैं, जिसके ऊपर बगलें बजाते फिर रहे हैं। सारी इनकी जमात जो है वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रही है कि पता नहीं वहां पे क्या हो गया। इनसे पूछे इनकी सीटें कितनी हैं? 3। और ये जो भाई साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हर 5 बार कहते हैं जी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, फलाने को भी नहीं आती, धमकाने को भी शर्म नहीं आती, और इनकी एक सीट है वहां पे। एक चीज तो अब इन रिजल्ट से और पाकिस्तान की सियासी जो एक मंजरनामे पे वाजिया हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी पार्टी है जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, जिसकी प्रेजेंस पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के 4 कोनों में मौजूद है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूनी सिंध की पार्टी है, क्योंकि अभी आमर ने कहा कि पीपल्स कराची में इनका कोई लेन देन नहीं है, तो ये अंदरूनी सिंध की पार्टी है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। तो पहली बात ये मैं गुजारिश करूं कि जब ये अपना कंपैरिजन करते हैं पीटीआई के साथ, तो थोड़ा अपने कद के मुतल्लिक देख लें कि ये रीजन्स की पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, ये हम एक मरकजी सियासत के अंदर हैं। और ये भी आप देखिए कि अगर ये कहते हैं जी बल्दियाती निज़ाम सबसे पहले विलेज काउंसिल का पिछली हुकूमत के अंदर केपी में हम लेके आए, पाकिस्तान के अवाम को एम्पावर करने का, और कतई नजर इसके उसका रिजल्ट क्या है, कौन सी जमात एम्पावर हो रही है। हम जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन करवा रहे हैं। पाकिस्तान के दूसरे नंबर के इलेक्शन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर भी मेरा वजीर आजम जो बहादुर आदमी है, जिसका रिकॉर्ड भागने का नहीं है, ना 40 संदूक लेके कभी भागा, ना मुल्क से एक बीमारी का बहाना करके कभी भागा, ना वो गीदड़ है, ना वो चूहा है, ना वो एक दिन बयान देता है कि मैं इंट से इंट बजा दूंगा और अगले दिन बरामद दुबई में जाके होता है, वापस नहीं आता। वो बहादुर आदमी है। पाकिस्तान के सियासी निजाम में अवाम पाकिस्तान का हक देने के लिए वजीर आजम बना है, जो कि वो करके दिखा रहा है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से कि वो तो जब जेल में पकड़े गए 2007 में, तो वो वहां रोते रहे, फिर पंजाब की जो हुकूमत थी उसके साथ उनकी बातचीत हुई और वो वहां निकले। अभी ये वो बता रहे थे। मेरा ख्याल में हम संजीदा बात कर रहे हैं, और दुनिया में बड़े बड़े झूठे आपने देखे होंगे। तो ख्वाजा साहब का तो अपना ही एक, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका अपना ही एक डायलॉग है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यानी कि एक बात जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इसको जानता है कि इमरान खान एक बहादुर, सच्चा और खरा आदमी है। इसके ऊपर तो कोई, अब ये कर क्या रहे हैं, मसला ये है कि ये इक्वेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है पॉलिटिकल इक्वेशन इमरान खान की जरदारी और नवाज़ से नहीं बनती, वो ऊपर का आदमी है। अब ये सारी सियासत ये कर रहे हैं जी इमरान खान चोर है, जी इमरान खान तो खाइन है। मसला ये है कि क्योंकि खुद आपको पता है कि नवाज शरीफ जितनी दफा भी पकड़ा गया, जेल में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वजीर आजम है जो हमेशा भाग जाता है। 40 इनकी जमात का सच बोलना या बहादुरी की बात करना तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सूरज मगरब से जा निकले। सही हो गया। तो मैं तमाम सूबों के अंदर मुदस्सर एक बात सिर्फ जी मुझे आगे एक बात सिर्फ मेरे लीजिए। इस तमाम हालात के बावजूद जो आप केपी में बता रहे हैं, हम दूसरे नंबर पे वहां खड़े हैं, एक नंबर की जो हमसे एक नंबर आगे JUIF खड़ी है। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे, उससे भागेंगे नहीं। पाकिस्तान के लोगों को उनकी जो हक है हुकूमत का वो देंगे ग्रास रूट लेवल पर। पंजाब आप कह रहे हैं पंजाब में इंतखाबात भी करवाएंगे, ग्रास रूट लेवल पर जो हुकूमत के इख्तियारात हैं वो भी कन्वर्ट होंगे। ये जी बाजवा साहब मुकम्मल कीजिए, मैं आमिर भाई की तरफ से। जी बाजवा साहब, देखिए बात ये है, उस्मान बसरा साहब भाई हैं, ये आज पता नहीं ये एक लफ्ज उनको याद आ रहा है कि वो बड़ा बहादुर है और वो बड़ा सच्चा है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना झूठा सियासतदान कोई नहीं है, इतना यू टर्न लेने वाला कोई सियासतदान नहीं है जितने झूठ इस शख्स ने, जो 126 दिन का नाच करने का कंसर्ट का प्रोग्राम था, जहां पे डांसिंग फंक्शन होते थे, जहां पे पीटीवी पे हमला हुआ था, जहां पे पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, जहां पे ये कपड़े सुखाते थे सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, जितने झूठे वादे, जितनी झूठी बातें पाकिस्तान की तारीख हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे झूठा शख्स इमरान खान है। अच्छा, इसने कहा कि मैं 3 माह के अंदर करप्शन खत्म करूंगा। इसने कहा कि अगर कोई $1 महंगा होता है, $1 महंगा गिरता है
तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। इसने कहा कि अगर पेट्रोल 1 लीटर 1 रुपया बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। और ये बात हमारी करते हैं उस शख्स की जिसका नाम पनामा में नहीं था, जिसको गलत तौर पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उसका केस सुना गया और उसके लिए कोई अपील का कोई अपीलेट कोर्ट नहीं थी। और अपने सलाह लेने की बिना पे जो इलेक्शन कमीशन का काम था सुप्रीम कोर्ट की पर जो बातें जावेद हाशमी ने, जिसको ये कहते थे पहले ये बागी था फिर वो दागी हुआ, उसने कहा था कि इमरान नियाज़ी साहब ने मुझे बताया है कि नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाल दिया जाएगा। और वो बातें सारी सच साबित हुई। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान में आज तक इतना झूठा शख्स नहीं आया सियासत में जितना इमरान ने। चले सर, आप कह रहे हैं वो झूठा है, वो कह रहे हैं सच्चा। मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब बैक टू द पॉइंट आते हैं। हम कुछ जमातों के हवाले से बात कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर, क्योंकि आप खुद पंजाब में इलेक्शन भी लाहौर में इलेक्शन लड़ चुके हैं, पंजाब की सियासत है आगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर कहाँ स्टैंड कर रही है बल्दियाती इलेक्शन में? क्योंकि बल्दियात ही आपको मालूम है ये सबसे बुनियादी चीज़ है जो अगले आने वाले आम इंतखाबात के लिए रुख मुतय्यन करता है। पहले तो मुदस्सिर साहब मैं एहतजाज करता हूँ, आपने पहले 25 मिनट मुझे बिठाया, 1 मिनट के बाद वक्फा ले लिया। मैं 45 मिनट से आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ और आप एक तरफा प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हें बुला के उन्हीं के सुने जा रहे हैं और मुझे मौका भी नहीं दे रहे हैं बात करने का। लेकिन तरीकाकार मैं आपके लिए मौका है सर। अभी हम ब्रेक लेंगे, फिर भी आपके लिए मौका है, ब्रेक नहीं लेंगे, आपके लिए मौका। जी बैरिस्टर साहब, अगर आपको ये लग रहा है मैं वैसे बैलेंस चीजें वो कर रहे हैं, सिर्फ सवाल दर सवाल वहां ज्यादा हो रहा है, इसलिए चल सर आमिर भाई चलें। जी पहली बात ये है कि आपने अभी लहजा देखा, ये बदतमीज और मुनाफिक लोगों का एक टोला है। अभी इसने उस्मान ने बात की है और 3 दफा पिछली बातों में भी लफ्ज इस्तेमाल किया है, शर्म करो शर्म करो। और उसके बाद ये दूसरों को कहते हैं इमरान खान के चेले हमें बताएंगे कि जुबान क्या होती है, गुफ्तगू कैसे करनी है। देखिए मैं आपको बल्दियाती इलेक्शन का KPK की पहले आपने बात की है, KPK के अंदर हमारी तंजीम 1 महीना पहले आई थी, हम लोग सही इत्तेहाद नहीं बना सके। हमारा और ANP का फितरती अलायंस है, हमने वहां पे हुकूमत की है इकट्ठी पिछली जब 2008 के अंदर। ANP और हमारा पेशावर में वोट मिलाएं तो 1 लाख बनता है, ये जो हमने लिया है। और जो जीते हैं PMLN और मौलाना साहब, उनका 62,000 वोट है और ये तीसरे चौथे नंबर पे है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अलायंस बनाएं तो वो पेशावर हो, नौशहरा हो, मर्दान हो, वाट हो, तो हम इन्हें किसी को अपने करीब भी आने नहीं देंगे और अगले मरहले में इन्हें पता चल जाएगा। अब जो बात है पंजाब की, पंजाब के अंदर आपने NA 133 में देखा है हमारा वोट 10 गुना बढ़ा है, हमने गेन किया है, PMLN ने अपना वोट आधा गंवाया है और PTI वहां से भागी है। ये जो कह रहे थे ना भागी नहीं, अभी आप क्लिप आपको दिखाऊं YouTube से निकालें, इमरान खान अपने घर की दीवारें फलांग के जो हवालदारों और पुलिस के आगे से डर के भाग रहा है। और ये बातें करते हैं उन लोगों को जिन्होंने सर दिए हैं, जिन्होंने 14-14 सालें जेल काटी है आम रियतों की। इन्हें शर्म भी नहीं आती, अपने गिरेबानों में झांकते भी नहीं है। ये इनकी कुछ लोगों की बेनियाजियां होती हैं, इनकी नियाजियां हमने देखी हुई हैं इन मफरूरों की। छोड़ दें ये क्या है क्या नहीं। मैं इतना बताऊं, पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरीका कार के मुताबिक हम ख्याल जमातों के साथ मिलके और अवाम की ताकत पे जो लोग PMLN के 35 साल इक़्तिदार से और बुजदार राज से और नियाजी की नालायकियों से बदतरीन महंगाई, बदतरीन गुर्बत और बदतरीन बेरोजगारी की सूरत में भुगत रहे हैं, पंजाब के लोग इन्हें जवाब देंगे और ये भागेंगे। ये किंग्स पार्टी है, ये जो बड़ा अकड़ के कहते हैं ना कौमी जमात, वो भी कभी कहता था मुशर्रफ भी मैं कौमी जमात हूँ, आज वो भागा हुआ है। इन्हें पता है ये किसके बलबूते पे बैठे हैं। ये किंग्स पार्टी है, तहलील हो रही है, खत्म हो रही है। फवाद चौधरी जैसे लोग कल तक जरदारी साहब के पांव दाबा करते थे बैठ के, आज वो मालशिए दूसरी तरफ से 200 रुपया ज्यादा मिला है उधर की बोलियां लगाने लगे हैं। ये सारे हरकारे हैं
ये दिहाड़ीदार मजदूर चले सर, इसका मतलब ये है कि बैरिस्टर साहब, इसका मतलब ये है कि जब अब ये चीजें ये तहलील होंगी, अगर तहलील होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या फिर वाकई ये तहलील होकर वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून में जाएंगी? ये भी बहरहाल एक सवाल है इन जमातों के हवाले से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, वक्त की कमी का आप गिला कर रहे थे, हम भी आपसे माजरत भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे बाजवा साहब, आपका भी शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा एक अहम पॉइंट है और वो है वफाकी दारुल हुकूमत में असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं और असातिज़ा इस वक्त तालीमी इदारों से निकलकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। हमारे नुमाइंदा लदिता इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त मुतालिबा क्या है और क्यों इसके खिलाफ असातिज़ा हो गए हैं। जी एडी खान, आगाह कीजिएगा, मुतालिबात अब असातिज़ा क्या कर रहे हैं? ये असातिज़ा का 1 पॉइंट एजेंडा ही है जो ऑर्डिनेंस के जरिए शेख 166 के जरिए MCA के मतहत किया गया है वफाकी तलीमी इदारों को। असातिज़ा का यही कहना है कि वो शेख वापस ली जाए और MCA के जो मतहत किया गया इन इदारों को वो ऑर्डिनेंस खत्म किया जाए, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो MCA के मतहत जाने से तलीमी इदारों को असातिज़ा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका ये कहना है कि जो MCI कि जिसका अभी मेयर ही नहीं है और जिसके मेयर होते हुए भी जो 2 दिन वो सही तरीके से काम नहीं कर सके, तो 423 तलीमी इदारों को इस MCA के अंडर कर देना ये तलीमी निज़ाम के साथ ठीक बिल्कुल ज्यादती है और उसको बर्बाद करने चले अल्लाह में आप हैं, मैं इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त आप प्रेसिडेंट हैं टीचर एसोसिएशन को, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक अमीर खान साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। मलिक साहब, इससे क्या फ़र्क हो जाएगा कि आपके तो असातिज़ा आपने तो पढ़ाना ही है, पढ़ाने का आपका काम है, स्कूल के मामलात वैसे ही हैं जैसे गवर्नमेंट पहले फ़ंड देती थी, जो आपकी सैलरीज का तरीक़ाकार है वो भी वैसे रहेगा, तो इस पर कुछ तब्दीली आ जाएगी जो आप एहतजाज कर रहे हैं? जी मलिक साहब, आप सुन सकते हैं। वफाकी असातिज़ा के एहतजाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में इस वक्त असातिज़ा जो है वो पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और मलिक साहब, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि ये एहतजाज आप लोग क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो अगर वफाक के अंडर नहीं है तो और उसके बाद जो अब सिटी गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, तो इसमें क्या वजूहात हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा सर यह कि एक ऑर्डिनेंस हुआ है 166, इसमें यह था कि तमाम वफाकी इदारे जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए मेयर के अंडर चले जाएंगे। उसमें सर यह है कि हमारे चूंकि हम मिनिस्ट्री के अंडर हैं, हम सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, और दूसरा इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये हमारे बच्चों का है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेयर के या उनके जो सिस्टम है उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो बर्दाश्त कर सके। हमारे जो 25A है इसके तहत हमें बच्चों को बुक्स भी फ्री देते हैं और उनकी कोई ड्यूज भी नहीं है। तो CDA के अंदर सर एक इदारा है जो 2000 से लेकर 5000 तक उसकी फीस है। तो जो इदारा अपना एक स्कूल को संभाल नहीं सकता, तो हमारे तो सर 423 इदारे हैं और 2.5 लाख बच्चा पढ़ता है, तो किस तरीके से मुमकिन है कि सर वो इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर लेगा? तो हमारा तकरीबन 16 अरब रुपए का सर बजट है जी। तो 16 अरब रुपए से मिनिस्ट्री के होते हुए हमें तकरीबन 11 अरब रुपए मिलते हैं, 5 अरब रुपए का फिर भी शार्ट होता है। तो ज़रा हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री एजुकेशन अगर है तो हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर रहना चाहिए, ना कि एक छोटे से इदारे के अंडर करके वो हम नहीं चाहते कि मलिक साहब वही फंड्स जो हैं वो कन्वर्ट जब हो जाएंगे MC की तरफ, और दुनिया भर के जो बड़े ममालिक हैं वहाँ तो हम बहुत बड़े बड़े इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर देखते हैं, तालीम और सेहत के मामला तो देखती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो अगर ये इस पे क्या आपको सिर्फ ये डर है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आएगा तो असातिज़ा की तनख्वाहें ऑब्वियसली वो रुक जाएंगी क्योंकि इदारा छोटा है, वो आपको उस तरह चला नहीं पाएगा? बस यही खतरात हैं सर। हम चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्री है तो हम दूसरों की क्यों मिसाल लें? जब हमारा इतना अच्छा कामयाब सिस्टम है तो हमें दूसरों में क्यों जाना चाहिए? क्या उन्होंने आज तक ये कहा है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहे हैं हम उसकी नकल करें? तो हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारा एक अच्छा सिस्टम है और कामयाब सिस्टम है। इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं सर, उनका पूरे पाकिस्तान में एक नाम है और हर बोर्ड में हर उनकी पोजीशन होती है। मलिक अमीर साहब, आपकी बातचीत अब हो रही है
वजारत तालीम के साथ या किसी और ज़िम्मेदारान के साथ कि क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका एहतजाज अब असातिज़ा जब सड़कों पर निकलते हैं एहतजाज के लिए तो सबसे ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी होती है कि कौम के ये मेमार हैं जो सबसे ज़्यादा मोहतरम हैं आप लोग, तो आपको तो एहतजाज नहीं, आपके तो बैठे बिठाए मामलात हल होने चाहिए। तो कोई बातचीत के लिए आया है आपसे कि मामलात को किसी न किसी तरह से हल किया जाए? सर बदकिस्मती है कि हमारी बहनों को एक क्लासेस में होना चाहिए, रोड पे नहीं होना चाहिए। तो ये हुकूमत की लम्हा फिक्री है कि उन्होंने यकीन करें कि हमें से कोई किसी किस्म का रब्ता या इस सिलसिले में नहीं किया और ना हम इसकी ख्वाहिश रखते हैं। हमने इदारे बंद किए थे लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए हमने इदारों को खोल दिया कि इसमें बच्चों का नुकसान होगा। लेकिन असल में सर ये कि हम हुकूमत की हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम उनके मुखालिफ है। प्राइम मिनिस्टर साहब की यकीन करें, मैं इस आपके प्रोग्राम के हवाले से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें 6 अरब रुपए दिए हैं अपने हमारे इदारों को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन पता नहीं कौन सी ताकतें हैं सर, उनको भी नाकाम करना चाहती हैं, हमारे सिस्टम को नाकाम करना चाहती हैं। तो हमारी तो आपके चैनल की वजाहत से ये कोशिश होगी कि फौरी तौर पर 166 का जो सर वो खात्मा किया जाए और ताकि हमारे बच्चे जो अच्छी तरीके से अपने इदारों में तालीम और तरबियत से मुस्तफीद हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। अमीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा आसान सा तरीकाकार किया जाए कि इतने मुश्किल मामलात जो हैं वो हल किए जाएं और साथ जो है एहतजाज करते हों जिस मुल्क में, वो उस पर बड़ा सवालिया निशान उन वजारतों के लिए, उन ज़िम्मेदारान के लिए कि असातिज़ा को बहरहाल एहतजाज के लिए नहीं निकलना चाहिए और उसके मामलात पहले ही हल हो जाने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या कराची में गुज़श्ता रोज़ अंधी गोली का निशाना बनने वाली 4 साल अरमीन जो है उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रोती आंखों और दुखी दिल के साथ उन्हें सफ़र आखिरत पर रवाना कर दिया गया। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हम लेंगे आज। मरियम आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। रोज अंधी गोली का निशाना बनने वाली अरमीन, 3 साला अरमीन की नमाज जनाजा जो है अब से कुछ देर कबल अदा कर दी गई है और उसका जस्ते खाकी जो है इस वक्त उसकी आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान की जानिब जो है वो रवाना कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अरमीन अपने बड़े भाई के हमरा अपनी वालदा को देखने के लिए अस्पताल की जानिब जो है जा रही थी। एक निजी मार्ट के बाहर डाकू और सिक्योरिटी अमले के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला जारी था, जहाँ से एक अंधी गोली आकर अरमीन को लगी और उसको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। अहले खाना की जानिब से जो है काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का जो है वो इजहार किया जा रहा है, चूँकि गुज़िश्ता 2 से 3 वाक़यात इसी मार्ट के बाहर जो है पहले भी जो है वो पेश आ चुके हैं, लेकिन अब तक मुल्ज़मान को जो है वो कानून की गिरफ्त में जो है वो नहीं लिया जा सका है, जिसके सबब अहले इलाका समेत अहले खाना काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का शिकार है और उन्होंने यही मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर ज़िम्मेदारान को जो है सज़ा दी जाए। अदरवाइज जो अहले इलाका हैं वो यहाँ से मंजिल पम्प तक जो है बाकायदा एहतजाजी रैली जो है वो निकालेंगे और सड़क को जो है ब्लॉक किया जाएगा जब तक मरियम हसन जो है वो नहीं माने जाएंगे और गिरफ्तार नहीं किया जाए। जो सूरत हाल से इस वक्त जो अहले खाना एक तरफ तो गम है, दुख है, दूसरी तरफ बहरहाल गुस्सा भी है कि इस किस्म के वाक़यात राह चलते सड़कों पर हो रहे हैं, कभी पुलिस की, कभी डाकुओं की, कभी सिक्योरिटी गार्ड्स की अंधी गोलियों का निशाना आम शहरी बन रहे हैं। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स की और इस तरह के सुना है कि यहाँ पहले भी कोई वाक़या हुआ था? जी बिल्कुल मुदस्सिर, देखें गुज़िश्ता रोज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जबकि जो सुपर मार्ट है उसका जो मैनेजर है उसकी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मौके से एक जख्मी डाकू को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जबकि उसके जो 3 साथी हैं वो अब तक फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पे छापेमार कार्रवाइयाँ भी जो है वो जारी हैं। इस हवाले से जब हमारी SSP मलीर से बात हुई तो उन्होंने इस बात से जो है वो आगाह किया कि इससे कबल भी यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जबकि उस एरिया के अंदर मोबाइल की वो भी बढ़ाई गई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब 4 डाकू डकैती की नीयत से एक सुपर स्टोर के अंदर घुसे और उस सुपर स्टोर का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसकी जानिब से फायरिंग की गई, तो ये एक अंधी गोली एक बच्ची को लगी है जिसका नाम जो है वो अरमीन बताया जा रहा है और उसको जो है वो रात में मुंतकिल किया गया जिला अस्पताल, जहाँ पे जख्मों की उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद उसको चीपा खाने में रखा गया। तकरीबन 12 घंटे का टाइम जो है वो गुजर गया, MLO जो है वो नहीं थी। इसी हवाले से एक और मजीद मैं आपको
बात बताते चलूं कि 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 लेडी एमएलओ जो है वो इस वक्त मौजूद है अस्पतालों के अंदर, जबकि गुज़िश्ता रोज जो है वो लेडी एमएलओ ना होने की वजह से बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सुबह 11 बजे जब एमएलओ आई है तब उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि बच्ची की जो सर के अंदर गोली लगी है वो सर में उसके कनपट्टी से आर पार हुई है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हुई है। जब गुज़िश्ता रोज बच्ची को जिला अस्पताल लेके आए तो उस वक्त जो है वो बच्ची जिंदा थी, सांस ले रही थी। उसने जब सीटी स्कैन कराया उसी दौरान जो है वो उसने दम तोड़ा है। दूसरी जानिब अगर हम लोग पुलिस के हवाले से बात से ली जाए तो देखें गुज़िश्ता 8 सालों का रिकॉर्ड इस बार जो है वो टूटा है। डकैती, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो उसमें बेहद इजाफा देखा जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है। ये तो इस साल के आखिर में हम सलमान सलीम प्रोग्राम में बताएंगे कि इस बार स्ट्रीट क्राइम जो है वो होशरुबा इजाफा 2021 के अंदर नज़र आया है, उसकी वजूहात। लेकिन एक आम खबर आपने दी है कि 3 करोड़ की आबादी के इस शहर में सिर्फ 5 लेडी एमएलओज हैं, यानी कि जिन्होंने पोस्टमार्टम करना होता है किसी भी फीमेल का डेड बॉडी का, उसके लिए ये एक बड़ी हैरानकुन खबर भी अभी हमने आपको दी है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। सलमान, आपको बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नज़ीर, अल्लाह हाफिज़।